पसंद ना यार। चलो, नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र आर सर भारतीय संविधान इतिहास फैकल्टी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज आप देख रहे हैं मौर्य वंश, जिसका आपको इंतजार था। मौर्य वंश के बारे में क्योंकि 100% प्रश्न आता है कोई सा एग्जाम हो, इसलिए बच्चे चाहते थे कि हमें मौर्य वंश कब से चालू हो। तो आज आपका मौर्य वंश चालू होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको एक और सूचना, आपके पॉलिटिकल भी आपकी चालू होने वाली है। ठीक है, आपको समय बता दिया जाएगा। और इतिहास आपका चल ही रहा है, मौर्य वंश वाला टॉपिक है। और मैं इसके बारे में, ये टॉपिक जिसे कहते हैं सदाबहार टॉपिक कहा जाता है, और इसी के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये सदाबहार टॉपिक क्यों है। क्योंकि जैसे बात कर रहे हैं मौर्य वंश की, अब मौर्य वंश सदाबहार टॉपिक क्यों माना जाता है। प्रत्येक सब्जेक्ट या प्रत्येक कंपटीशन होता है, उसके अनुसार इसमें से प्रश्न पूछते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, विशेष करके यहाँ मैं रीट लेवल, शिक्षक भर्ती लेवल टॉपिक ले रहा हूँ। तो जैसे इस टॉपिक में से फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है, और अन्य, जैसे अन्य में आपका पटवार या पुलिस, कोई भी सेंट्रल लेवल की जगह, ठीक है। तो इसमें से कितने प्रश्न आते हैं उन जुड़ने वाले हैं। तो सभी मित्र जुड़ जाएं। और आपको पहले इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूं कितने प्रश्न आते हैं लगभग। जब भी हम फर्स्ट ईयर, जो शिक्षक भर्ती का 3 लेवल हैं, 2+1, जैसे एक क्वेश्चन आपका जीके में आता है, 2 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्ट में आते हैं, इसलिए 3 प्रश्न माने जाते हैं। आप जानते हैं 4 अगस्त, 2 दिन पहले ही फर्स्ट ईयर का एग्जाम जीके का लगा है, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। सेकेंड ईयर में इसमें लगभग 1 से 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। एसएसटी लेवल है, सब्जेक्ट लेवल है, 2 प्रश्न आते हैं। थर्ड गियर में, जिसे हम राजस्थान में रीट कहते हैं, यूपी में टेट या सुपर टेट, एमपी में टेट सुपर टेट, ठीक है, टीजीटी पीजीटी के नाम से भर्तियों को अनेक राज्यों में नाम से जानते हैं। तो थर्ड गियर में इसमें जो आपका क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 2 प्रश्न आते हैं। पटवार और पुलिस में 1 से 2 प्रश्न, एक तो आना ही है। ऐसे इसमें सेकेंड में 1 आना ही है, और इसमें 3 आने हैं, इसमें कम से कम 2 आने हैं जितना। तो इसलिए इस टॉपिक को हम सदाबहार टॉपिक के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जुड़ चुके हैं, और ठीक है, पूजा सिंह जी नमस्ते, ज्योति मेहर जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, योगेंद्र जी, पुष्पेन जी, होलकर साहब, तनु धाकर जी, ज्योति मेहर, ठीक है, आप सभी विद्यार्थी यहाँ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको चालू करने वाला हूँ। मैंने पहले कहा था रक्षाबंधन के बाद आपको मौर्य वंश चालू होने वाला है, ठीक है। यतन जी, नियाज सिंह जी, यदवीर जी, निशा जी, डी जी, राहुल हेलक, पंकज सैनी, मुकेश फौजदार जी, नमस्कार भाई साहब, ठीक है। तो आपके सामने ये टॉपिक चालू होने वाला है, ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ये डिटेल बताया। अब हम मौर्य वंश पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ा इमेज नहीं है, तो बात कर रहे हैं मौर्य वंश की। दिखाई दे रहा होगा मौर्य वंश। अब देखिए, मौर्य वंश में से प्रश्न जो बनते हैं सीधे, तो सबसे पहले जो हमारा एग्जामिनर होता है वह टॉपिकों पर प्रश्न बनाता है,
तो पहले हम बात करते हैं रवि कुमार जी, राम निवास जी, ठीक है, नमस्कार। जितने विद्यार्थी हैं, रोहतेश कुमार जी नमस्ते, पूजा सिंह नमस्ते, आकाश कुमार नमस्ते, राधे राधे। आगे बढ़ें, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ मौर्य वंश। मौर्य वंश में हमें कौन कौन से राजा पढ़ने हैं। मौर्य वंश में मुख्यतः 3 राजा हैं, लेकिन 4 पॉलिटिकल क्लास, लाइव क्लास की नींव रख दी जाएगी, ठीक है। कल हमारे राम जन्मभूमि स्थल की नींव रखी है, ऐसे हम पॉलिटिकल की नींव आज रख दे, कहें, शेयर करें, ठीक है। नेट थोड़ा डिले है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। आकाश जी, चले बात करें। तो मैं बात कर रहा हूँ मौर्य वंश के राजा। क्रम से राजवंश रीट में ज़्यादा गहराई में नहीं आता, पुलिस पटवार में ज़्यादा गहराई में नहीं आता, ठीक है। इसलिए हाँ, सिकंदर में ही पढ़ा था, ठीक है। राम निवास जी आगे, मौर्य वंश सिकंदर का मौर्य वंश चल रहा है। अब देखिए मौर्य वंश में आपके प्रश्न क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले इसका शासनकाल कि मौर्य वंश कब से कब तक रहा था। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको आपको ध्यान देना है। एक बात ये ध्यान रखनी है, जिन विद्यार्थियों को आंसर आते हैं वो आंसर दे सकते हैं, लाइक करके और आंसर दे सकते हैं। अभी सैनी जी नमस्ते, ठीक है। जो विद्यार्थी हैं अधिकतर मैंने आपका सबका, सुशील जी, ठीक है, तरफर जी नमस्ते, अभी सैनी जी नमस्ते। तो संस्थापक कौन है, एक तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वास्तविक संस्थापक कौन है। वास्तविक संस्थापक, मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, ये प्रश्न है। तीसरा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है। ये सामान्य बात हैं, तो आप ये लास्ट के 3 बिंदु हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको कह दिया कि पॉलिटिकल आज पढ़ाई जाएगी 3 से 4, इसलिए अपने अपने मित्र जब भी क्लास शुरू हो या फिर ये ख़त्म होने वाली हो और पॉलिटिक्स शुरू होने वाली हो तो अपने शेयर जरूर कर देना। और आपको बहुत बढ़िया दांसूदार क्लास आने वाली है और आपके एग्ज़ाम में आना चाहिए, बस यही सबसे बेस्ट क्लास होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पहले शासनकाल के। तो सामान्यतः ये सामान्य परिचय आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो शासनकाल, इसका शासन क्रम से 4 राजवंश, बबीता जी नमस्ते, क्रम से 4 राजवंश बताए थे। पहला राजवंश मगध उदय के समय, पहला राजवंश कौन बताएगा, बृहद्रथ वंश। दूसरा पद्मनंद का 8वां पुत्र अर्थात उत्तराधिकारी घनानंद या धनानंद था, ठीक है। रोहते जी ठीक है, हाँ, म्यूजिक स्टेशन भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो ऐसे करके नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अब जिसकी हत्या कौन करेगा, वही आपको कहानी बतानी है। उस कहानी को मैं एक पुस्तक के माध्यम से, जो फर्स्ट ईयर में परसों के एग्जाम में आई थी, उसी लेखक की एक एग्जाम में पुस्तक आई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सुशील जी, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें आदि आती हैं। मैंने आपको, कुछ विद्यार्थी मेरे से पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में रीट की कॉपी में जितने मैंने प्रश्न कराए थे, वो परसों के पेपर में 15 प्रश्न आए थे हिस्ट्री के, 10 इंडिया जी के, इंडिया हिस्ट्री, 5 राजस्थान हिस्ट्री, उसमें से प्रश्न है। सेकंड ईयर वालों को या फर्स्ट ईयर वालों को जीके पढ़ाई थी, या सेकंड ईयर वालों जीके या रीट को मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया था, पूरे प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो घुमा फिरा के आता, मैंने पहले कह दिया आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके नोट्स। तो मैंने आपको बताया था मौर्य वंश का अंतिम राजा ग्रहण था, इसकी हत्या कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। अब वह कैसे करेगा, उसको एक किताब के द्वारा, आपको कहानी के द्वारा मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, मौर्य वंश की नीम की कहानी सुनाने वाला, मौर्य वंश की स्थापना की कहानी सुनाने वाला हूँ, इसलिए तैयार रहें। 300 काल आपको ध्यान रखना है। अब क्यों रखना है, रीट वालों को विशेष ध्यान रखना है, पटवार वालों को भी ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि आजकल के प्रश्न कथन वाले आ चुके हैं, और कथन वाले में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितने से कितने तक, क्योंकि बहुत सी किताबें 184 ईसा पूर्व दे रख, तो आप चिंता ना करें, चालू हो जाएगी। 10th क्लास के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, 10th क्लास के अनुसार ये आपका इतिहास 10th क्लास की NCERT किताबें भी इसमें जोड़ी जा रही हैं।
तो 322 से 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का शासन काल उदय होगा। वो अभी मैं आपको 322 से इतिहास इसका सुनाने वाला हूं और 185 तक इतिहास सुनाऊंगा। ठीक है, संस्थापक कौन है तो मैं पहले आपको इनके आंसर बता देता हूं। चंद्रगुप्त कौन, प्रथम द्वितीय मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, आपको ध्यान रखना चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय क्रम से पूछ लें, क्रम भी पूछे जा रहे हैं, परसों के पेपर में भी क्रम आया था। क्रम से कौन सी घटनाएं, कुछ नहीं पूछ रहा है, आपको ध्यान रखना चाहिए क्रम से पूछ रहे हैं। तनु धाकर जी बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के राजा हैं। तो पहले कौन आएगा, सरिता चौधरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, पूजा जी, पूजा शर्मा जी नमस्ते। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है इन चीजों को। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अब वास्तविक संस्थापक कौन बताएगा को, तो बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कहते हैं मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे, संस्थापक पूछे चंद्रगुप्त मौर्य बताना है, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो बताइए कुलदीप जी वास्तविक संस्थापक कौन होगा। वास्तविक संस्थापक कौन होगा, लाइक तो प्रत्येक व्यक्ति करें, लाइक कर दें। आप वीडियो देख रहे हैं फटाफट लाइक के बटन को दबा दें। आकाश कुमार जी, हाँ अशोक, तो कौन है, बहुत बढ़िया, राहुल रॉय जी, रवि कुमार जी, अशोक है। तो वास्तविक संस्थापक कौन है, अशोक मौर्य है। तो आज हम जो कहानी सुनाने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनाने वाले हैं, इसका विवाह भी करने वाले हैं, और कोशिश है या तो इसकी मृत्यु भी याद हो जाएगी। पूरा इतिहास सुनाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें, अपने मित्रों को वे अपने साथ सम्मिलित कर लें और फटाफट शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, अब इसके बाद अंतिम शासक कौन है, ये सामान्य ज्ञान तो आपको होना चाहिए। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, कोई बताएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, फटाफट बताएं, मात्र 5 सेकेंड। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, छोटी छोटी सामान्य है, क्या आंसर है इसका, बृहद्रथ। बृहद्रथ, बहुत बढ़िया, बृहदत्त मौर्य, बृहदत्त मौर्य है। तो ये सामान्य, ठीक है, तनु जी ने बताया बृहदत्त मौर्य है, जबकि बृहदत्त नाम का राजा पहले भी आ चुका है, मगध उदय के समय आ चुका है। जैसे अब मैं बृहदत्त मौर्य के बारे में सामान्य और बता देता हूं। बृहदत्त के बारे में एक तो बृहदत्त मौर्य है और एक है आपका केवल बृहद्रथ, बृहद्रथ। अब ये बृहदत्त कौन सा है, बृहद्रथ, बृहदत्त का लड़का कौन था, जरासंध, महाभारत कालीन। ठीक है, तो बृहदत्त वंश का संस्थापक या मगध का संस्थापक भी कहते हैं, मगध का संस्थापक कौन था, बृहदत्त था। ठीक है, या मगध का पहला शासक भी कह सकते हैं, मगध का पहला शासक। तो ये तो मैंने आपको के समय बृहदत्त तथा मगध का पहला राजा माना जाता है, जिसने मगध राजवंश की स्थापना की थी, इसलिए मगध का संस्थापक भी कहते हैं, मगध साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं, और बृहदत्त वंश की स्थापना की थी इसी का बेटा जरासंध हुआ था, महाभारत कालीन, जिसने कहते हैं 17 बार मथुरा पर श्री कृष्ण के समय आक्रमण किया था। हाँ जी, वीडियो रुक रही है थोड़ी इंटरनेट के कारण सुरेश जी, तो बने रहें। अब देखिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अनेक जुड़ चुके हैं, तो लाइक अभी नहीं किया, अभी तो मात्र आधी लाइक हैं जितने जुड़ चुके हैं, तो लाइक जरूर करें। अब देखिए, ये तो मैं आपको ध्यान रखना है, नोट में याद रखना है इन चीज़ों को, और मैंने आपको बता चुका है, बहुत से विद्यार्थी डायरेक्ट ही इसी टॉपिक से जुड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं, मगध, जो मगध उदय है, मगध का संबंध किस राज्य से है, मगध का संबंध किससे है, बिहार से है। किस राज्य से है, बिहार से है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो मैंने सामान्य परिचय बताया। अब सभी विद्यार्थी तैयार हैं कहानी सुनने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास सुनने के लिए, मौर्य वंश की नींव, मौर्य वंश के साम्राज्य का विस्तार सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। तो बात चालू करते हैं आगे। ठीक है, हुआ मगध का उदय कैसे हुआ, मगध का पतन कैसे हुआ, ये हमने पढ़ चुका है। अब आपको पुनः सबसे पहले मौर्य वंश का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सभी विद्यार्थियों को दिखाई दे रहा होगा।
तो चंद्रगुप्त में ईसा पूर्व पढ़ने वाले हैं। चालू करें, सभी तैयार हैं? पानी पी लिया, आराम से बैठ गए, शांति से कहानी सुननी है। कहानी के साथ साथ एक एक प्रश्न सुनना है, क्योंकि आज तो शायद टाइपिस्ट नहीं थी इसलिए क्वेश्चन मैं ऐड नहीं करा पाया। कल उनके आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन हमेशा 2 in 1 चलेगा। इसका मतलब एक चैप्टर चलेगा, क्वेश्चन चलेंगे, और पॉलिटिकल में 3 in 1 चलेगा, थ्योरी चलेगी, ठीक है? दूसरी बात, आपको करंट का एक टॉपिक चलेगा और 10 प्रश्न चलेंगे। 3 in 1 पॉलिटिकल चलेगी, 2 in 1 हिस्ट्री चलेगी। इसलिए सभी विद्यार्थी जुड़ें और आपका रिवाइज करें। जिनका रिवाइज है, जिनका रिवाइज नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, वो अपनी सायकाल दोबारा सुने और इसको शांति से लिखें। तो शुरू करते हैं। अब देखो, बात उस समय की है, तो एक किताब है, ग्रंथ है, और वह राक्षस, मुद्रा राक्षस। कौन सी? मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन आ गया? तो मुद्रा राक्षस का रचयिता गुप्तकालीन था। और कौन था और वह व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वह व्यक्ति कौन है? तो इसका विशाख दत्त। अब विशाख दत्त कौन से कालीन है? तो गुप्तकालीन है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आते हैं। विशाख दत्त एक नाटककार था जो गुप्तकालीन कार था। इसने गुप्तकाल में 2 पुस्तक लिखी, एक तो मुद्रा राक्षस और दूसरी पुस्तक परसों के पेपर में आरपीएससी किताब मैंने लिखाई थी, गुप्तकाल में लिखाई थी, 2 किताबें लिखाई थी। बताएगा कोई विद्यार्थी? जो बहुत से विद्यार्थी मेरे से पढ़ चुके हैं। और बताइए क्या नाम है उस पुस्तक का नाम? हाँ, इंटरनेट में थोड़ी धीमा चल रहा है, रुक रही है क्लास, तो बताइए उसका नाम। कौन बताएगा? आंसर दीजिए। अर्थात विशाख दत्त की एक पुस्तक मुद्रा राक्षस नाटक है। दूसरा नाटक कौन सा जो संस्कृत भाषा में लिखा गया? बताइए जल्दी, दूसरी पुस्तक इसकी कौन सी है? बताइए। विजय, तनु, ठीक है, पूजा जी, सरिता, रोतेश कुमारी जी, आंसर बताएं। मैं कह रहा हूं कि विशाख दत्त की एक पुस्तक मुद्रा राक्षस नाटक है। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? कौन बताएगा? और कहानी भी सुनाई थी मैंने गुप्तकाल में, बहुत से पुराने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो इनका आंसर जानते हैं लेकिन भूल चुके हैं। मैं आंसर बताता हूं इसका, और वह पुस्तक कौन सी थी? देवी। सुमिलित करने के लिए किताब, उन्हीं में से वह क्वेश्चन क्लियर हो गया था। 4 आए थे और चारों मैंने आपको बता चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो चारों आपके परसों के पेपर में पूछे गए हैं। इस प्रकार देवी चंद्रगुप्तम, इसमें तो हम रामगुप्त, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ मुद्रा राक्षस किसके बारे में इत्यादि दे रखा है? चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास दे रखा है। इसमें गुप्त वंश और रामगुप्त का भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से राजा बनेगा। इन 3 में रामगुप्त, ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रेम कहानी का उल्लेख है, उनके शासन का उल्लेख है, अपने भाई को कैसे मारेगा अपनी। लेकिन मैंने ये आपको विशाख दत्त के बारे में क्यों बताया कि विशाख दत्त के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विशाख दत्त इस इतिहास को बताएगा। चंद्रगुप्त की पुस्तक के बारे में सामान्य परिचय बता रहा हूँ। अनेक इसके प्रश्न बन सकते हैं मुद्रा राक्षस के ऊपर। तो मुद्रा राक्षस के ऊपर आपको ध्यान रखने हैं, कुछ क्वेश्चन आपको है। मुद्रा राक्षस के का पहला जासूस का विहीन नाटक, एक ये प्रश्न आता है, ठीक है? तो श्रृंगार एकमात्र नायिका विहीन नाटक किसे कहते हैं? ये प्रश्न आते हैं। ये आपके, मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको यहाँ इसके बारे में बताया। अब इसी पुस्तक के अनुसार, मुद्रा राक्षस पुस्तक के अनुसार जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मुद्रा राक्षस के अनुसार हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसकी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। तो बात उस समय की है, बात उस समय की है। अब मुद्रा राक्षस पुस्तक क्या कहती है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के अनुसार, मुद्रा राक्षस पुस्तक के अनुसार के, मैं पुस्तक के नाम लिख देता हूं। मुद्रा राक्षस पुस्तक के अनुसार
कि तक्षशिला, तक्षशिला का एक आचार्य था, और वह आचार्य कौन था? तक्षशिला का आचार्य और प्रसिद्ध आचार्य था जिसका नाम चाणक्य था। अब ये पुस्तक एक कहानी कहती है। इस पुस्तक के अनुसार होते हुए अपने विश्वविद्यालय, अपने शरण स्थली तक्षशिला में जा रहा था। अब मगध से जा रहा था, मगध के जंगलों से होते तक्षशिला जा रहा था, और रास्ते में और मगध के और तक्षशिला के बॉर्डर पर अर्थात मगध क्षेत्र में एक जंगल, भयंकर जंगल पड़ा। उस जंगल में, ठीक है, कहते हैं उस जंगल में अब मगध से तक्षशिला जा रहा। आपको बताया था कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? गणानंद था। और गणानंद एक समय जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा, चाणक्य का अपमान कर देता है, चाणक्य का अपमान कर देता है, और चाणक्य अपनी चोटी शिखा को खोल करके कहता है कि मैं एक आदर्श राजा इस पद पे बैठाऊंगा, तेरा पतन करूंगा। और इस प्रकार एक प्रतिज्ञा लेकर के चाणक्य इससे नाराज होकर के चल देता है, और इस प्रकार मगध के जंगलों से होता हुआ और कहाँ जा रहा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहा था। तो मैंने आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया था। भारत का पहला विश्वविद्यालय, हिंदू धर्म से संबंध में शिक्षा दी जाती थी। अनेक विद्वानों ने, जीवक वैद्य हुआ था, बिंबिसार का वैद्य हुआ था, प्रसेनजित हुआ था, इक्ष्वाकु वंश का राजा हुआ था, चाणक्य है, पतंजलि है, और आपके पाणि जी हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। तो यहाँ पे ये पहले स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, और विद्यार्थी थे, यहाँ शिक्षक हो चुका था। इसकी प्रशंसा सुन करके गणानंद ने इसे एक छोटे से अमात्य, एक मंत्री का पद दे दिया था। 1 महीने ही हुआ था, ठीक है, आपको मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम पढ़ें। तो 1 महीने ही हुआ था, और सभा चल रही थी, नया आया हुआ था, अभी इसे ज्ञात नहीं था कि कैसे क्या राजनीति है, लेकिन चाणक्य ने थोड़ा गणानंद के बारे में सुन रखा था। अब सभा सच चल रही है, और वहां पे कहते हैं अनेक, कहते हैं बा जमाने में और इस जमाने के जितने अवगुण होते हैं वो सब इसमें थे। शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि इस पे विशाल सेना थी, हाथियों की विशाल सेना थी, इसलिए शक्तिशाली था। लेकिन इसमें एक आदर्श जो राजा के गुण होते हैं वो बिल्कुल नहीं थे। इसलिए चाणक्य ने सत्य बोलता था, इसने सत्य बोल दिया, और इससे ये नाराज हो गया। इसलिए प्रतिज्ञा लेकर के यहाँ से चल देता कि मैं तुझे इस पद से, इस सिंहासन से उतारूंगा। एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए उसने किसी व्याख्या की, और ऐसा राजा मैं कहाँ बैठाऊंगा? तेरी जगह पे बैठाऊंगा। इसी उद्देश्य को लेकर के चाणक्य चल रहा था, और मगध के जंगलों से होता हुआ जैसे मगध के जंगल पार करने वाला था, वहां एक बालक एक चट्टान पे, छोटी सी चट्टान थी, उस पर बैठा हुआ था। इसके लगभग कुछ ग्वाले थे, और ये पशु चरा रहे थे, और इसके मित्रगण बैठे हुए थे, और यह एक चट्टान पे बैठा हुआ है। अब ये दृश्य, चट्टान पे बैठा हुआ है, बालक अपने मित्रों से कुछ कह रहा है। कह क्या रहा है? एक खेल खेल रहे थे, और वह शब्द पे मेरे ध्यान देना, क्योंकि यही प्रश्न बनते हैं। अब राजकीलम किसे कहते हैं? गिल्ली डंडा को। भारत का प्रसिद्ध खेल है, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो ये बालक बैठा हुआ था, चट्टान पे बैठा हुआ था, छोटी सी चट्टान थी, उसके सामने मित्र बैठे हुए थे, और वो मित्र शायद खेल में रुचि नहीं ले रहे थे, अच्छा खेल नहीं पा रहे थे, इसलिए मान के खेलने से पहले उनको बता रहा है ऐसे ना खेलें, लाओ ऐसे खेलें गिल्ली डंडा। अब वो उनको तरकीब बता रहा है, एक सेनापति के रूप में हाथ में एक नीम की छड़ी ले रखी है, और उसे संकेत कर रहा है, ठीक है। हाँ, वीडियो रुक रही है, मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सुने आप। तो नेट का प्रॉब्लम है, नेट वालों से काफी कह दिया। अब देखिए क्या हो रहा है कि राजकीलम का खेल, बालक अपने मित्रों को एक नीम का डंडा ले रखा है, और उनको बता रहा है कि लाला ऐसा ना ऐसे ले में ध्यान से, जब गिल्ली आती है तो वही पे लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए, लपकना चाहिए, कैसे निशाना मान रहा है। और इस प्रकार एक सेनापति की तरह, जिस प्रकार एक सेनापति युद्ध के मैदान में अपने सेनापतियों को संकेत देता है, ऐसे अपने मित्रों को समझा रहा था, अपने ग्वालों को समझा रहा था।
अब ये आवाज किसके कान में पहुंच जाती है? चाणक्य अपने शिष्यों को लेकर के, इसका एक प्रिय शिष्य था, अचानक कहते हैं उसी पगडंडी से होकर जा रहा था और उसी समय कहते हैं कि बालक की एक आवाज आ जाती है बालक को, कि ये आवाज चाणक्य, फौजा जी नमस्कार, ठीक है, अर्चना जी, तो एक नमस्कार, तो कहते हैं कि अपने मित्रों को इशारा करता है और अपने शिष्यों को इशारा करता है और शांति से बालक की बातें सुन रहे हैं। आध घंटा पौन घंटा सुनी होंगी, ठीक है अर्चना जी, ऐसे करके ध्यान से आध घंटा पौन घंटा सुनी होंगी। और उसने एक राजनीति विशेषज्ञ के रूप में, एक मुख्य सेनापति के रूप में भूमिका निभाते हुए इस खेल को अपने प्यार से अपने मित्रों को समझा दिया। और तुरंत ही चाणक्य जी बालक के सामने उपस्थित हो गए। हे बालक, तू कौन है? इतनी प्रातःकाल, ज्यादा समय भी नहीं हुआ और तू यहाँ क्या कर रहा है? और तुम क्या कर रहे, कौन हो, कहां से आए हो? ठीक है, परमार्थ, हाँ ठीक है, सौमेश जी नमस्ते, रिया जी नमस्ते, विजय फौजा जी नमस्ते। अब कहते हैं चाणक्य उस बालक से कहता है, उन गालों से कहते हैं, हानि कहता है, हे ब्राह्मण, कि हम अपने पशुओं को चरा रहे हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और कहते हैं समय व्यतीत करने के लिए हम खेल खेल लेते हैं। ग्वाले तो खेत, आप जानते हैं ग्वाले तो खेतन में अपने जंगलों में खेलने लग जाते हैं, पशु चर रहे हैं और हम खेल खेल रहे हैं, मेरे मित्र थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, इसलिए मैं इनको गिल्ली डंडा राजकीलम सिखा रहा हूँ। मान के बेटा तू तो बहुत राजनीति अंग जनपद के मगध के क्षेत्र में आता हूँ और मैं, हमारी ब्रसल नाम की जाति है, मान के बेटा तू यहाँ इतनी दूर अपने माता पिता से बाहर क्यों रहता है? उसने अपनी छोटी सी वृत्तांत सुनाया। जब मैं बालक था तो कहते हैं यही पुस्तक कहती है और कहा जाता है, इस पुस्तक के अनुसार ये पुस्तक कहती है कि ये बालक अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा और ये बालक ही आगे क्या बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा। और वह बालक उस ब्राह्मण अर्थात चाणक्य को कह रहा है, विष्णुगुप्त को कह रहा है, कौटिल्य को कह रहा है कि मेरे पिता का नाम नंद राम था, मेरी माता का नाम मेरा था और हम ब्रसल जाति से हैं। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी जाति थे? निम्न जाति थी या कुलीन वर्ग जाति से था, जो मवेशी पालते थे। और इस प्रकार ये मेरा परिचय है। मान के बेटा तू अपने माता पिता के पास क्यों नहीं रहता? अब चाणक्य जी पूछ रहे हैं कि बेटा हाँ 1000 पण आएगा, अभी खरीदेगा इसको, तो मैं कैसे रह रहा है? उसने अपना वृत्तांत बताया कि मेरे पिताजी प्यार से मेरे लिए कहते हैं दूध के लिए छोटी सी कहते हैं और कुछ 1000 पैसों से, उस समय 1000 नहीं थे, उस समय 500 पण थे और इस प्रकार 500 पण जो चांदी के सिक्के होते थे उनसे एक मवेशी खरीदी। उस एक ग्वाले से, एक शिकारी से जो व्यापार करता था जंगली जानवरों के भी, पालतू पशुओं के, एक शिकारी से 500 पण में चांदी के सिक्कों से एक मवेशी, एक गाय खरीदी, दुधारू गाय खरीदी। और इस प्रकार मेरे पिताजी पे अत्यधिक कर्ज हो गया, उसे नहीं चुका पाए और इसी कर्ज में कौन मर गए? मेरे पिता मर जाते हैं। मेरे पिता मर जाते हैं, जीते जी नमस्कार, पिताजी मर जाते हैं और मेरा कहते हैं मेरी माता थी, मेरी माता जी आस पड़ोसी घरों में बर्तन मांजती थी, कार्य करती थी, नौकरानी का कार्य करती थी, कमा के लाती थी, लेकिन कमाई 1 या 2 पण हुआ करती थी और इस पण से हमारे घर का खर्चा चलता था। कर्ज पे कर्ज होता गया और एक दिन कहते जब मैं 4-5 साल का था, कुछ 4-5 साल का था, तो वह शिकारी, वह व्यापारी मेरी माता से तगादे करता है, मेरी माता को बुला भरा कहता है। मैं अपनी माता के सामने खड़ा हो गया, पास में खड़ा था, उसकी नज़र मेरे पे पड़ी और वह शिकारी बोलता है मेरी माता से कि यह कौन है? कि ये मेरा बेटा है। कि मैंने सुन मेरा, कि शिकारी बोलता है मेरी माता से, सुन मेरा, कि लगा हो गई चक्रवर्ती सर बॉय तेज करो, नहीं आ रही क्या? तो 1000 पण में, और 1000 पण में कहते हैं 1000 पण हो चुके हैं, चक्रवर्ती ब्याज सही सूत लगा करके तू मुझे पण नहीं दे सकती, तो ध्यान रखना तेरा ब्याज सूत तो बढ़ेगा नहीं, तेरा मूलधन इस समय 1000 हो चुका है और अब मैं इस बच्चे को ले जा रहा हूँ, ये मेरे पशुओं को चराएगा, जब तो पे 1000 पण है जा। इस प्रकार चाणक्य से वह बालक अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य कहता, उसने कहानी सुनाई कि मैं इस व्यापारी के जो शिकारी है वहाँ रहता हूँ और 1000 पण में उसका गिरवी रखा हुआ है, मान लो मेरी माता पैसे नहीं चुका पा रही है, इसलिए मैं इसका दास हूँ। इस प्रकार कहते हैं उस समय दास प्रथा थी, लेकिन यूनानी
इतिहासकार इंडिका जो पुस्तक है मैग्नेस्टीज की, वह दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन चाणक्य और बाकी ब्राह्मण जितने भी ग्रंथ हैं वो दास प्रथा का उल्लेख करते हैं। मौर्य काल में दास प्रथा थी, इस प्रकार कहते हैं। और इस प्रकार ये बात सुन करके चाणक्य क्या कहता है, तुरंत मान के बेटा कि चल मुझे उस शिकारी के पास ले चल। इस प्रकार शिकारी के पास जाता है, एक यार्ड पर उसको देता है और शिकारी से कहता है तेने ये बेटा बालक को दास क्यों बना रखा है, ले मैं तुझे 1000 पढ़ दे रहा हूँ। इस प्रकार किसको ले जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाता है। और कहाँ की ओर ले जाता है, और अपने विद्यालय विश्वविद्यालय तक्षशिला, जिसे भारत का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है। इस प्रकार इसे ले गया और इसे सभी राजनीति विशेषज्ञ शिक्षा केंद्र, और इस शिक्षा केंद्र में लग गया। इसे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में सभी विद्याएं, इसको नीति, सभी नीतियां सिखाई गई। समय बीतता गया। उधर कहते हैं नंदवंश का राजा, जो 322 ईस्वी की बात है, उस समय कहते हैं इसे सब शिक्षा दी थी। उधर नंदवंश का राजा मगध पर शासन कर रहा है, और इस प्रकार ये कौन सी उम्र का हो जाता, लगभग 25 वर्ष का हो जाता है। सिकंदर तो चला चुका था, मैंने आपको बता दी सिकंदर के बारे में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा। इस प्रकार कहते हैं, और यह चंद्रगुप्त मौर्य जैसे 25 वर्ष का हुआ, उसका गुरु कौन हो गया, चाणक्य हो गया। अब हम चाणक्य के बारे में बात करते हैं। अब इसका गुरु कौन हो गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया ये गुरु, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का ये हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री कह लो, ठीक है, प्रधानमंत्री। और इसका हो गया गुरु, सीधा पूछा जाता है, इसका गुरु बना। अब इसमें जब ये 25 साल में पूरा अध्ययन कर लिया, और गुरु दक्षिणा हो रही थी। गुरु दक्षिणा अर्थात समावर्तन संस्कार लगभग उस समय 1500 छात्रों का हो रहा था, तक्षशिला के 1500 छात्र से गुरु दक्षिणा। और गुरुजी चाणक्य जी बैठे हुए हैं ये 1500 विद्यार्थियों के साथ, अर्थात किसके साथ मिलकर के, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य सहित अपने 1500 विद्यार्थी, जिसका मुखिया किसे बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब चंद्रगुप्त सहित 1500 छात्रों को चाणक्य कहता है मुझे गुरु दक्षिणा में, और इसने क्या मांग लिया, मुझे मगध चाहिए। क्या चाहिए, मगध चाहिए। क्या मांग ले मेरे मित्रों, मेरे शेर सैनियों, क्या मांगा, और मुझे मगध चाहिए। इसको गुरु दक्षिणा में इसने मांगा, और चंद्रगुप्त मौर्य ने समझा होगा छोटो मोटो मगध, या कौन सा ग्वालो आदमी पढ़ लगो ने, ठीक है। अब इस प्रकार कहते हैं 1000 पढ़ में जो बच्चा खरीदा था, जो मौर्य काल में चांदी का सिक्का कहलाता था, और तावे को मासक कहते थे। तो मैं आपको यहाँ सिक्के भी बता रहा हूँ। तो मौर्य काल में आपको ध्यान रखना, 2 सिक्का याद रखना, एक तो चांदी का सिक्का और एक तावे का सिक्का। कांकड़ी भी बाद में आएगा, तो उससे पहले मासक आ चुका था, मासक कांकड़ी आएगा, लेकिन आपको मौर्य काल में मासक तावे का सिक्का था, और चांदी का सिक्का कौन था, पण था। इस प्रकार कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से गुरु दक्षिणा में कहते हैं कि किसने, चाणक्य ने मगध को मांगा। इस प्रकार 1500 सेना, घोड़े, अस्त्र शस्त्र चाणक्य ने इसे युद्ध नीति सिखाई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर आक्रमण करने चला जाता है। अब मगध पर आक्रमण करने चंद्रगुप्त मौर्य जी चल देते हैं, अपने 1500 सैनिकों को लेकर के चल देते हैं। और मगध के, आप जानते हैं मगध काफी शक्तिशाली साम्राज्य था, चारों तरफ से घने जंगल, नदी, पहाड़ से घिरा हुआ था, जगह जगह पे किले बने हुए थे, सुरक्षा पहरा था। अब लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जी चल देते हैं और किसी चौकी में मगध में प्रवेश करते हैं। मगध में प्रवेश करते हैं, वहीं सैनिक इनको पराजित करके, हरा करके भेज देते हैं, और ये जंगलों में फिर लौट जाते हैं। लेकिन कहते हैं मगध में प्रवेश नहीं कर पाए, बार बार असफलता हो रही थी। एक दिन क्या कहते हैं, ये अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहा था अपने, कि सुबह जाते थे, शाम को हार के आ जाते थे, जंगल में जाके शांति से बैठ जाते कि लाला कैसे जीते। अब इस प्रकार ये विचार विमर्श अपने मित्रों से कर रहा था कि हम मगध को नहीं जीत पा रहे, लेकिन गुरु दक्षिणा में हमारे गुरुजी ने मगध मांगा है, इसलिए हमें ये गुरु दक्षिणा पूरी करनी। अपने चाणक्य प्रधानमंत्री जो बनेगा, आगे गुरुजी थे भी थे,
हमें अपने गुरु की इच्छा पूरी करनी है, इसी उद्देश्य से अब लेकिन हार नहीं मानी, ये लौट भी नहीं सकते थे। उसी समय एक सैनिक ने, चंद्रगुप्त मौर्य के एक मित्र ने कहा कि हमारे बारे में और आपके बारे में कहते हैं मगध के इन गाँव में, मगध के इन शहरों में, मगध के एक छोटे से गांव में एक बात उड़ रही है। मैंने क्या कि तुम्हारी बुराई हो रही है। मन के बता यार कि तुम मुझे मारोगे, मैं नहीं मारूंगा। इस प्रकार कहते हैं उस सैनिक ने, उसके मित्र ने और चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि आपके बारे में बुराई हो रही है। मैंने कैसे कि अभी हाल ही में कोई कहते हैं मगध का एक गांव था, मैं सुन करके आया हूँ, वहाँ आपकी बातें उड़ रही हैं कि एक माता ने खीर बनाई थी। माता जी ने अपने बेटे के लिए खीर बनाई थी और बेटा, छोटा सा बेटा था, भगा भगा आया और आकर के खीर की उसने अपने बेटे के लिए खीर सराई थी। उसी समय उसका बेटा आ जाता है और बेटा उसके हाथ, कहते हैं थाली में हाथ देता है और उसका हाथ जल जाता है। फिर उसमें पास में डलिया रखी थी, उसमें रोटी रखी थी। बड़ा भूखा था बेटे, तो बच्चा तो ऐसे हो ना, हाथ धोबे तो मतलब ना रखें। और इस प्रकार रोटी पे हाथ मारी, फूली फूली आई थी और इस प्रकार तो वही गलती कर रहा है जो कौन गलती कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य। इतनी बड़ी शक्ति को जीतना चाहता है, छोटी शक्ति पे तो ध्यान नहीं दे रहा है। तो छोटी शक्ति पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? अर्थात यदि तू बगल से खीर खाता तो शायद ठंडी मिलती, बगल से रोटी तोड़ता तो शायद तेरा हाथ नहीं जलता, लेकिन तू तो डायरेक्ट ही बीच में हाथ मार रहा है। जिस प्रकार कौन मार रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। उसे मालूम नहीं मगध बहुत शक्तिशाली है। पहले कहने का मतलब है यदि चंद्रगुप्त मौर्य को मगध जीतना, मुझे मालूम है, सब जानते कि चंद्रगुप्त मौर्य किसका शिष्य है, चाणक्य है, जिसने प्रतिज्ञा ली थी मगध को परास्त करने की, पतन करने की। और इस प्रकार कहते हैं और शायद वही ब्राह्मण का ये शिष्य है। इस ब्राह्मण के शिष्य को क्या करना चाहिए? सबसे पहले छोटे छोटे साम्राज्य जीतने चाहिए। इसलिए मगध पर आक्रमण करने की फिराक कौन छोड़ दी? मान के यार माँ तो सही कह रही है भाई, हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है। चंद्रगुप्त मौर्य को इस कहानी से शिक्षा मिली और मगध पर आक्रमण करें। मगध पर आक्रमण करने से पहले, मगध पर अधिकार करने से पहले, और वह सबसे पहले किस पर अधिकार करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब। बहुत बढ़िया प्रश्न है और जनपद काल में से पौरु जनपद कहते थे। बन गया प्रश्न आपका, धमाकेदार प्रश्न है ये। क्वेश्चन क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले कौन सा साम्राज्य जीता, कौन सा प्रांत जीता, कौन सा जनपद जीता? तो आपको मगध नहीं आएगा, पंजाब आएगा। ध्यान रखना इस बात को। किस शिक्षा से? इस माता की खीर रोटी और बेटा की वाली कहानी से। इस प्रकार उसने पंजाब, पंजाब के बाद कहते हैं हिमालय, हिमालय का इसका मित्र राजा बनेगा और उस राजा का नाम है प्रवर्तक। तो जीते और एक बहुत बड़ी विशाल 6 लाख की शक्ति, 6 लाख की विशाल सेना इकट्ठी कर ली और प्लूटार्क, जस्टिन, एथिसियन, अनेक दार्शनिक होंगे और जस्टिन नाम का एक एपिटोम पुस्तक लिखेगा और उसके अनुसार कहते हैं इसने 6 लाख की सेना इकट्ठी की। और इस प्रकार कहते हैं 6 लाख की सेना से, सहायता से, हिमालय के राजा प्रवर्तक की सहायता से, अपने गुरु के आशीर्वाद से और मगध पे करेगा आक्रमण। और इस प्रकार कहते हैं जाते मगध पे आक्रमण किया और कहते हैं ये पुस्तक कहती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी छाती पे रख दिया अपना पैर और इस प्रकार उसकी हत्या कर दी। कुछ इतिहासकार कहते हैं डर के मारे ग्रहानंद भाग जाता है। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं वो मारा जाता है, कुछ इतिहासकार के ग्रहानंद को भाग जाता है। इस प्रकार अधिकतर ये पुस्तक कहती है इसने हत्या कर दी, ग्रहानंद की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, ग्रहानंद की हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार अपने गुरु और हिमालय के राजा, इस हिमालय प्रवर्तक की सहायता से और राजा बनता है। और इस प्रकार 300 कौन से समय में? 322 ईसा पूर्व में। और कौन से वंश की स्थापना हो जाती है? मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। कहाँ होती है? भारत के मगध साम्राज्य में। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्ष का था? 25 वर्ष का था। तो 25 वर्ष की उम्र में अर्थात 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय के राजा प्रवर्तक अपने गुरु चाणक्य के आशीर्वाद से और 25 वर्ष की उम्र में मगध पर नंदवंश के राजा, मगध के नंदवंश के अंतिम राजा ग्रहानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार भारत में मौर्य वंश की
नीम डली। तो ये मैंने आपको मौर्य वंश की नीम का वाले आपको आज कहानी सुनाई। अब मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ क्या प्रश्न बनते हैं आज की इस क्लास में, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं मैं आपको पूरा यहाँ पे एक डिटेल के रूप में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहां से चालू करते हैं। पहले एक बार रिवाइज के रूप में, मौर्य वंश दिख रहा होगा आपको। मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक है, एक प्रश्न हो गया। तो 322 से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का शासनकाल रहा। दूसरा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तीसरा, मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, अशोक मौर्य था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, बृहत मौर्य है। ठीक है, ये मैंने नोट में करा दिए। मगध का संबंध किस राजवंश से लगाया जाता है, बिहार से लगाया जाता है। ठीक है, और मगध का पहला राजा भी बृहद था और मौर्य वंश का अंतिम राजा भी बृहत मौर्य। वो बृहद है, ये अलग है, ध्यान रखना, ये अलग है, ये अलग है। इसके बाद अब कहते हैं मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस को क्या कहते हैं, तो भारत का पहला जासूसी नाटक किसे कहते हैं, मुद्रा राक्षस को। भारत का पहला नायका एकमात्र नायका विहीन नाटक किसे कहते हैं, भारत का एकमात्र श्रृंगार विहीन ठीक है, विहीन नाटक किसे कहते हैं। देवी चंद्रगुप्त में रामगुप्त ध्रुवी देवी चंद्रगुप्त की कहानी का उल्लेख है और चंद्र मौर्य के राजवंश का उल्लेख मुद्रा राक्षस ग्रंथ में है। विशाखदत्त कौन से वंशकालीन था, गुप्तकालीन, मौर्यकालीन मत कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपके। अब आगे देखिए, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तक्षशिला भारत का पहला विश्वविद्यालय। इसके बाद कहते हैं मुद्रा राक्षस में तक्षशिला के माध्यम से बताया चाणक्य इसका आचार्य था और एक राजकीलम खेलते समय 1000 पड़ में एक शिकारी से खरीद के ले गया और इस प्रकार युद्ध नीति शिक्षा नीति सिखाई। पण मौर्य काल में चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, पण मौर्य काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था। मौर्य काल में मैंने आपको यहाँ सिक्के बताए थे, मौर्य काल में और तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, मासक। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, पण कहलाता था। और इस प्रकार कहते हैं। और मगध की नहीं, मगध का पतन, नंद वंश के मगध का पतन किसने किया था, मौर्य वंश ने किया था। इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किसने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले कौन सा राज्य जीता, पंजाब जीता। कौन सा जीता, पंजाब जीता, पौरव जीता। इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना हो गई और ऐसे करके अब चंद्रगुप्त मौर्य बन जाएगा राजा। तो कल हम चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनने के बाद क्या हुआ, ये पूरी कहानी। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये आज की क्लास यहीं समाप्त होने वाली है। तो कल आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चालू हो जाएंगे क्योंकि आज टाइप रजिस्टर वाले हमारे सर नहीं थे, वो टाइप नहीं कर पाए, मैं भी बाहर था। तो ऐसे करके आपके और 3 से 4 आपकी पॉलिटिकल की क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, तो अभी तो क्लास चालू होने वाली है। जो आपकी मैंने बताया 3 से 4 पॉलिटिकल क्लास होगी, आपको सूचना कर दूं तो 3 से 4 लगातार, 3 से 4, 5 से 6, 4 से 5, 5 से 6 से 7 हर प्रत्येक की क्लास होगी। लेकिन पॉलिटिकल क्लास यदि आप मेरी पढ़ना चाहते हो तो आप